नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ का माहौल है, खास तौर से पश्चिम एशिया में। ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध ने दुनिया को नई टेंशन दे दी है। This was the largest B-2 operational strike in U.S. history and the second longest B-2 mission ever flown, exceeded only by those in the days following 9/11. ईरान इजराइल के बीच जारी युद्ध के 10वें दिन आखिरकार अमेरिका की भी एंट्री हो गई। अमेरिका ने अपने घातक B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। अमेरिका ने जिन परमाणु ठिकानों पर हमला किया है वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद अहम है। बंकर बस्टर बमों से अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ब्रेक लगाने के लिए प्रचंड प्रहार किया। 40 years Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people and hundreds of thousands throughout the Middle East. So many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. दरअसल तेहरान से करीब 60 मील दक्षिण पश्चिम स्थित फोर्डो में ईरान का सबसे एडवांस सेंट्रीफ्यूज है, जिसे अमेरिका कई वर्षों से टारगेट करना चाहता था। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी 2 हिस्सों में बटी है। एक हिस्से में फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है तो दूसरे हिस्से में पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है। इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी के अलावा रिसर्च लैब और चाइना की मदद से तैयार रिसर्च रिएक्टर है। ईरान के ज्यादातर टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस्फहान में ही रहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना लाग लपेट के कहा कि हमले का मकसद ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना और उसके खतरे से दुनिया को बचाना था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के लिए अमेरिका को बधाई दी। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. ईरान की घातक मिसाइलें लगातार इजरायली शहरों को निशाना बना रही हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का दावा है कि उन्होंने इजरायल पर सबसे बड़ा अटैक किया है और 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरने की खबर है। लेकिन एक बात और समझना जरूरी है कि ईरान की मिसाइलें 1300 से 1500 किलोमीटर दूर इजरायल में अपने टारगेट तक कितनी देर में पहुंचती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने से लेकर टारगेट तक पहुंचने में 12 से 15 मिनट तक का समय लगता है। लेकिन ईरान के पास कुछ ऐसी मिसाइलें भी हैं जो 1300 से 1500 किलोमीटर दूर टारगेट को 6 से 7 मिनट में तबाह कर सकती हैं। युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद से ईरान ने इजरायल पर और प्रचंड प्रहार शुरू कर दिया है। ईरान इजरायल के बीच जारी युद्ध कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, कहना बहुत मुश्किल है। इस युद्ध की कीमत दुनिया को किस तरह चुकानी पड़ेगी, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मुझे लगता है अब जो है ईरान के पास वो दांत नहीं है और अब मुश्किल है और उस
अंदाज से अगर देखा जाए तो युद्ध समाप्त होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का जो मकसद था वो तो उन्होंने कर लिया। चाहे लोग कहते हैं कि रिजीम चेंज भी एक मकसद है उनका, वो कर पाएँ ना कर पाएँ वो तो वहाँ के लोगों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि आयतुल्लाह वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है ईरान के अंदर। लेकिन जो मकसद था और जो शक था वो उन्होंने दूर कर दिया। तो इजराइल भी आज सांस की नींद ले सकता है, वैसे ही अमेरिका भी। अब सवाल ये है कि ईरान क्या करेगा, क्या ईरान को इस तरह की बेइज्जती या सरेंडर मंजूर है, या ईरान पलटवार करने की कोशिश करेगा, जिसमें अब आज की तारीख में तकरीबन 70 बेसिस अमेरिका के उधर हैं, 40,000 फौजी अमेरिका के ईरान के इर्द गिर्द हैं। तो ये हम सोच सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ईरान जो है नेगोशिएटिंग टेबल पर आए और इस पूरे युद्ध को समाप्त करे। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ये चाहेंगे कि भाई अभी हमने बॉम्बर मार दिए, अभी ईरान कुछ ना करे और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ईरान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपनी जनता के सामने अपनी छवि को बनाने के लिए। तकनीक ने युद्ध का स्वरूप बदल दिया है। भले ही ईरान इजराइल की सरहद एक दूसरे से 1000 से भी अधिक किलोमीटर दूर हो, बीच में दूसरे देश भी हो, लेकिन मिसाइलें एक दूसरे के ठिकानों को धड़ाधड़ निशाना बना रही हैं। इस हाईटेक युद्ध में जो भी मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिन मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में तबाह किया जा रहा है, उन पर भारी खर्चा होता है। अब समय तकनीक का हो चुका है। आप वहां उस कंट्री में नहीं रहेंगे तो भी आप हमला कर सकते हैं। इजराइल और ईरान के बीच में जो हमला हो रहा है, या पाकिस्तान या ईरान और यूएस और ईरान के बीच में हो रहा है, उसमें किसी सैनिक के कदम ईरान की जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं। वो एयर स्ट्राइक हो रही, मिसाइल स्ट्राइक हो रही, ड्रोन स्ट्राइक हो रही है। तो वो एक तरह से उन्नत तकनीक का परिणाम है। एक अनुमान के मुताबिक युद्ध में रोजाना इजराइल 6000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 10 दिनों में करीब 60,000 करोड़ रुपए इजराइल झोंक चुका है। इजराइल के तरकश में ज्यादातर हथियार मेड इन अमेरिका हैं। एक अनुमान के मुताबिक ईरान को एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में करीब 1 बिलियन का खर्चा आया। अगर रुपए में देखा जाए तो एक मिसाइल की लागत बैठती है करीब 8 करोड़ 30 लाख। ऐसे में हिसाब लगाया जा सकता है कि युद्ध कितना खर्चीला और विनाशकारी होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध की आग को कौन भड़का रहा है, कौन युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है और क्यों? दुनिया में तनाव और युद्ध के बीच कौन कौन अपना फायदा देख रहा है? पिछले 1214 दिन से रूस के सामने यूक्रेन सीना ताने खड़ा है। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो माना जा रहा था कि मुश्किल से ये युद्ध हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा, लेकिन यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोपीय देश दीवार की तरह खड़े हो गए। आकार और सेना दोनों में ही छोटे यूक्रेन को पीछे से अमेरिका की मदद लगातार मिल रही है। ये जो दो कॉन्फ्लिक्ट है सर, इजराइल और ईरान का, और दूसरी तरफ से यूक्रेन और रूस का, ये अमेरिका के हित में नहीं है कि ये खत्म हो जाए। तब जब तक ये चलेगा, अमेरिका की इकोनॉमी को उसकी आर्म्स इंडस्ट्री ड्राइव करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में यूक्रेन के अब तक 13,000 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं। 25 लाख से अधिक घर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। 1.1 करोड़ से अधिक यूक्रेनी नागरिकों को विस्थापित होना पड़ा। 176 अरब डॉलर मूल्य के बराबर का बुनियादी ढांचा तबाह हुआ है। लेकिन इस बीच अगर किसी का कारोबार बढ़ा है तो वो है अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की हथियार कंपनियों का कारोबार। इसी तरह अक्टूबर 2023 में हमास के बड़े हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। इजराइल के निशाने पर एक ओर गाजा में हमास और दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्लाह रहे। इजराइल एक साथ दोनों मोर्चों पर लड़ रहा था। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को जड़ समेत खत्म करने का प्रण इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लिया है। ये किसी से छिपा नहीं है कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों ईरान के दम पर ताकतवर बने हुए थे।
इसलिए ईरान इजराइल के बीच भी समय समय पर टकराव होता रहता था। लेकिन ये भी पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल को असली ताकत अमेरिका से मिल रही है। वो अमेरिकी हथियारों के दम पर ही ईरान जैसे ताकतवर मुल्क से सीधा टकरा रहा है। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से कम है, पर वो कई मोर्चों पर इतनी बड़ी जंग कैसे लड़ रहा है? उसे आधुनिक हथियार, फाइटर जेट और मिसाइलें कौन दे रहा है? इजराइल को हथियारों की सबसे बड़ी सप्लाई अमेरिका से मिल रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जर्मनी और तीसरे नंबर पर इटली है। ऐसे में हिसाब लगाइए कि दुनिया में विनाश की स्क्रिप्ट तैयार कर बिजनेस को आगे बढ़ाने का खेल किस तरह से चल रहा है। हमास और इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध में अब तक गाजा में ही सिर्फ 46,000 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। गाजा में हर 50वें नागरिक की मौत हुई और 80% लोग बेघर हुए। ईरान समर्थित हमास, हिजबुल्लाह और हूती लड़ाकों को हथियार मिलने के कई स्रोत हैं। इनके पास भी अमेरिका में बने अत्याधुनिक हथियारों की मौजूदगी की खबरें आती रहती हैं। मतलब हथियार चाहे सीधे सरकारों द्वारा पकड़ाए जाएं या फिर तस्करी के जरिए पहुंचाया जाए, सीधा फायदा तो हथियार बनाने वाली कंपनियों को होता है। इसी तरह आकार और आबादी में छोटे इजराइल ने भी अपनी फायर पावर से दुनिया को हैरान कर दिया है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच इजराइल के कुल हथियार आयात में अमेरिका की 69% हिस्सेदारी थी। 10 साल के लिए हुए एक समझौते के तहत अमेरिका से इजराइल को सालाना 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर सैन्य सहायता दी जाती है। 2023 में हमास के हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल को हजारों गाइडेड बम और मिसाइलों की सप्लाई की थी। दूसरे नंबर पर इजराइल को हथियारों की सप्लाई जर्मनी से मिलती है। जर्मनी ने इजराइल को 361 मिलियन डॉलर के हथियार दिए। इजराइल ने 3 एडवांस सबमरीन की खरीदारी के लिए जर्मनी से 3.3 बिलियन डॉलर की डील सील की। इटली और ब्रिटेन से भी इजराइल को भारी तादाद में सैन्य साजो सामान मिले। कहा जाता है कि टर्की और अमेरिका की तरफ से भी सुन्नी जितने भी वो ताकतें हैं उनको मदद मिलती रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इनको हथियार जहां से आते हैं मल्टीपल सोर्सेज हैं। और सभी युद्धों की तरह यहाँ भी जब युद्ध हो रहा है तो युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी, डिफेंस प्रोडक्शन की जो कंपनीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि हथियार बनने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। 1980 के दशक से ही इजराइल में अमेरिका का हथियार डिपो है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को रिजर्व भंडार से 155 mm तोप के करीब 3 लाख गोलों की सप्लाई की थी। कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक 30 जून 2024 तक यूक्रेन को अमेरिका से 55.5 बिलियन डॉलर, जर्मनी से 11 बिलियन डॉलर, यूके से 9.6 बिलियन डॉलर, डेनमार्क से 6.9 बिलियन डॉलर, नीदरलैंड से 4.7 बिलियन डॉलर, स्वीडन से 4.2 बिलियन डॉलर, फ्रांस से 3.3 बिलियन डॉलर, पोलैंड से 3.2 बिलियन डॉलर, फिनलैंड से 2.4 बिलियन डॉलर, कनाडा से 2.2 बिलियन डॉलर के हथियार और सैन्य साजो सामान की मदद मिली है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में तनाव और युद्ध की वजह से हथियार बनाने वाली कंपनियों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में हथियार बनाने वाली टॉप 5 कंपनी में से 4 अमेरिका की हैं। सवाल ये भी उठता है कि कहीं चरमपंथियों को गुप्त तरीके से हथियार पकड़ाकर हथियार कंपनियों के लिए बाजार पैदा करने की कोशिश तो नहीं होती रही है, क्योंकि वॉर हो या प्रॉक्सी वॉर, दोनों स्थिति में हथियारों की मांग बढ़ती रही है। युद्ध और तनाव की वजह से दुनिया में हथियार जमा करने की रेस जारी है। हथियारों की मंडी में सबसे बड़ा सौदागर अमेरिका है। पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे थे, जहां दोनों देशों के बीच इतिहास की सबसे बड़ी हथियारों की डील हुई है।
इसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को 142 अरब डॉलर के हथियार और युद्धक साजो सामान सप्लाई करेगा। पिछले कुछ वर्षों में हथियारों के बाजार का समीकरण बदला है। महंगे लड़ाकू विमान और टैंकों की जगह अब घातक ड्रोन ले रहे हैं। ईरान ने अपने तरकश को बैलिस्टिक मिसाइलों से भर रखा है और अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर ही इसराइल को जवाब दे रहा है। ऐसी खबरें हैं कि ईरान ने गुप्त रूप से कई देशों को बैलिस्टिक मिसाइलें या उनकी तकनीक दी है, जिसमें रूस, उत्तर कोरिया, सीरिया, यमन के हूती विद्रोही, लेबनान के हिजबुल्लाह की बात कही जाती है। मिसाइलों की तरह ही ईरान ने घातक मिलिट्री ड्रोन भी कई देशों को सप्लाई किए। मिलिट्री और एआई बेस्ड हाईटेक हथियार बनाने के मामले में टर्की नए खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है, लेकिन मौजूदा समय में दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर अमेरिका है। दुनिया की आर्म्स डील में अमेरिका की 42%, फ्रांस की 11%, रूस की 11%, चीन की 5.8%, जर्मनी की 5.6%, इटली की 4.3%, ब्रिटेन की 3.7%, स्पेन की 2.7% और इसराइल की 2.4% हिस्सेदारी है। हम ये देख रहे हैं कि यूएसए की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो आर्म्स एम्युनिशन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उनके जो मार्केट में जो स्टॉक हैं वो सब बहुत हाई हुए हैं। दुनिया के दिग्गज हथियार बनाने वाली कंपनियों में सबसे ऊपर अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन है, जिसने 2023 में $64.65 बिलियन का हथियार बेचा। ये एयरक्राफ्ट, मैरीटाइम सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। दूसरे नंबर पर चीन की एविएशन इंडस्ट्री कोऑपरेशन ऑफ चाइना है, जिसने $44.91 बिलियन का हथियार दुनिया भर में सप्लाई किया। 2022 की तुलना में इस कंपनी का मुनाफा 2023 में हथियार बनाने वाली दूसरी कंपनियों से अधिक रहा। तीसरे नंबर पर रेथियोन है, जिसने $40.60 बिलियन का हथियार बेचा। यह कंपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्मॉल आर्म्स के लिए जानी जाती है। चौथे नंबर पर है नॉर्थरोप ग्रुमैन, जिसने $35.2 बिलियन का हथियार सप्लाई किया। पांचवें नंबर पर है जो रॉकेट, बंदूक और दूसरे सैन्य साजो सामान बनाती है। इस कंपनी ने भी $33.65 बिलियन के हथियारों की बिक्री की। ये निर्माता कंपनियां, आप ये देखेंगे कि अमेरिका की सारी इकोनॉमी का 65% जो है यहूदियों के हाथ में है। उन यहूदियों के हाथ में जो बसे हुए अमेरिका में हैं, लेकिन जिनकी वफादारी इजराइल के साथ है, और यही लोग अमेरिकी पॉलिसीज को गवर्न करते हैं अमेरिकी प्रेशर ग्रुप के रूप में। तो इन कंपनियों को ज़्यादा फायदा हुआ। कई कंपनियों को आपने देखा कि उनकी बिक्री या उनका फायदा जो है वो 200% से भी ज़्यादा बढ़ गया पिछले 2 साल में। ऐसे में दुनिया भर में तनाव और युद्ध की स्थिति में हथियार और सैन्य साजो सामान बनाने वाली कंपनियों का बिजनेस कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में मुल्क की कंपनियों के कारोबार को बढ़ाने के लिए कूटनीतिक दांवपेच भी कभी खुलकर तो कभी पर्दे के पीछे से आजमाए जाते रहे हैं। अमेरिका हमेशा से दूसरों के झगड़े में अपना मतलब साधता रहा है, कभी लोकतंत्र के नाम पर तो कभी आतंकवाद से लड़ने के नाम पर, कभी साम्यवादी ताकतों को रोकने के नाम पर तो कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी सुरक्षा देने के नाम पर अमेरिकी हथियारों की मंडी सजती रही है। दुनिया के कई हिस्सों में भय और टेंशन का माहौल बनाकर हथियारों की रेस को तेज करने का काम भी हुआ है, जिस पर बड़ी चतुराई से सहयोग, दोस्ती और कूटनीति का मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है। ईरान इजराइल युद्ध, इजराइल हमास और यूक्रेन रूस युद्ध, मुस्लिम वर्ल्ड में हलचल, यूरोपीय देशों का अमेरिकी सुरक्षा तंत्र से भरोसा उठना, ऐसे भय और असुरक्षा के माहौल में ज्यादातर देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने के लिए मजबूर हैं। इतिहास गवाह रहा है कि ऐसी स्थितियों का फायदा समय समय पर महाशक्तियों ने उठाया है। तनाव और युद्ध के बीच हथियारों की ऐसी रेस शुरू हुई जिसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका और रूस को हुआ। पहले विश्व युद्ध से अब तक अमेरिका जब भी आर्थिक संकट की ओर बढ़ा, उसे उबारने में किसी न किसी युद्ध ने संकट मोचक की भूमिका निभाई है।
प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया। उसने जंग में शामिल मुल्कों को हथियार से लेकर राशन सप्लाई में अहम भूमिका निभाई। अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश था जिसने विश्व युद्ध में भी मुनाफा कमाया। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी का मुनाफा 10 गुना तक रहा है। बाद में यूरोप में फैक्ट्रियों के शटर गिरे और अमेरिकी जमीन पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी होने लगी। अमेरिका की आर्थिक ताकत में गजब बढ़ोतरी हुई। ऐसे में अमेरिका की समझ में युद्ध का फायदा संभवतः पहली बार आया। दूसरे विश्व युद्ध की आहट को भांपते हुए अमेरिका ने हथियारों की बड़ी मंडी सजा दी। हथियार बेचकर अमेरिका ने मोटी कमाई की और एक तरह से दुनिया का चौधरी बन गया। उस दौर में दुनिया में 2 विचारधाराएं तेजी से फैल रही थी। पहली लोकतांत्रिक पूंजीवाद, जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा था। दूसरी साम्यवाद, जिसकी अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था। तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए विचारधारा का लबादा उठे अमेरिका और सोवियत रूस दांव पेच चल रहे थे, जो आगे चलकर कोल्ड वॉर में तब्दील हो गया। महाशक्तियों के वर्चस्व की इस लड़ाई में पिस रहे थे छोटे छोटे देश। दुनिया में तेल की बढ़ती मांग को देखते हुए अमेरिका ने अरब वर्ल्ड में तेल के कुओं पर अप्रत्यक्ष रूप से कब्जे का प्लान बनाया। ऐसे में अरब देशों की सुरक्षा की गारंटी और डॉलर में तेल कारोबार करने के लिए तैयार कर लिया। इससे अमेरिका बहुत ही तेजी से आर्थिक तरक्की की सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंच गया। अरब वर्ल्ड में अमेरिका ने कठपुतली तानाशाहों को खड़ा किया और जिसने भी मर्जी के खिलाफ जाने की हिमाकत की उसे जड़ से उखाड़ फेंका। अमेरिका ने अपने वर्चस्व में बढ़ोतरी के लिए सैन्य समझौते किए और दुनिया भर में मिलिट्री बेस बनाए। आज की तारीख में दुनिया में अमेरिका के 800 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं। कभी अमेरिका ने अफगानिस्तान में रूस की सेना को रोकने के लिए अलकायदा को हथियार और डॉलर थमाए, तालिबान को खड़ा किया। उसी अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग के नाम पर हथियारों की मंडी सजाई। इराक युद्ध के दौरान अरब वर्ल्ड में असुरक्षा का एक अजीब सा माहौल बना, जिसमें छोटे बड़े मुल्कों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से पाला चुना और महाशक्तियों से हथियारों की डील की। इसमें भी अमेरिका के हथियार बनाने वाली कंपनियों की 5 उंगलियां घी में रहीं। अमेरिकी कूटनीति की कीमत अरब वर्ल्ड समेत दुनिया के कई छोटे छोटे देश चुका रहे हैं। बहुत हद तक महाशक्तियों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें छोटे छोटे देश अपना पेट काट कर हथियार खरीदने के लिए मजबूर हैं। तो हथियार बेचकर अमेरिका जैसी महाशक्तियां अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हैं। तनाव और युद्ध के खतरे के बीच पश्चिमी देशों को एशिया और यूरोप में हथियारों का नया बाजार और खरीदार मिलेंगे, जिसका फायदा दुनिया की हथियार बनाने वाली दिग्गज कंपनियों को मिलना तय है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति के लिए बना संयुक्त राष्ट्र हाल के वर्षों में युद्ध रोकने में नाकाम रहा है। दुख की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव के लिए महाशक्तियां तैयार नहीं हैं। ऐसे में दुनिया को युद्ध से बचाने के लिए एक ईमानदार इरादा और बुलंद सोच की जरूरत है। आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।